हेलो, आई एम रुपेश कुमार एंड वेलकम टू द माई चैनल PR बायो क्लासेस। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम बात करेंगे NIOS द्वारा संचालित कोर्स CCH कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के बारे में। और जैसा कि हमने जस्ट पिछला वीडियो में CCH में एडमिशन के लिए जो क्राइटेरिया है, उसकी फीस, उसके सिलेबस के बारे में हमने डिटेल डिस्कस किया है। इस सेशन में, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पास जो सिलेबस मिलेंगे, उस सिलेबस में आपको पढ़ने क्या होते हैं, उसकी पूरी डिस्क्रिप्ट जो है हम आपको इस वीडियो में देंगे। और लक्ष्य यह है हमारा कि इस वीडियो के माध्यम से हम देश के तमाम जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं और उसके बाद भी उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो वह NIOS से CCH का कोर्स वह 1 वर्ष का कर सकते हैं। वह हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है। आप ये कोर्स को कर सकते हैं और रूरल एरियाज में आप एज ए कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल्स जो हमने जस्ट पिछला वीडियो में दे दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इस सेशन में हम इसके पूरे सिलेबस की बात करेंगे कि आप जब इनरोलमेंट होते हैं इस कोर्स में, तो फिर आपको पढ़ने क्या होते हैं, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेगा। इसलिए आप पूरी इस वीडियो को कंप्लीट देखें। और अगर आप क्यूरियस हैं टू टेक एडमिशन इनटू दिस प्रोग्राम, तो निश्चित तौर पे ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। चलिए, इसमें आपको जैसा कि हमने पिछले बताया कि इसमें 3 जो है आपको बुक्स पढ़ने होते हैं। नंबर 1 में बेसिक लाइफ साइंस, नंबर 2 में आता है मैटरनल एंड चाइल्ड केयर, और नंबर 3 में आता है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। ये 3 बुक्स हैं और इसके कुछ प्रैक्टिकल्स भी हैं। तो ये तीनों बुक्स में जो आपको पढ़ने होंगे, वो क्या क्या पढ़ने होंगे उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, बेसिक लाइफ साइंस जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, तो उस बेसिक लाइफ साइंस में बिकॉज कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप हेल्थ केयर सर्विस में आप काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके पास जो है बेसिक लाइफ साइंस की पकड़ होनी चाहिए। जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे शरीर के लिए फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है। जैसे कि मैं बात करूं कि हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम्स हैं, लाइक हम बात करें इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जो हमारे जो स्किन से संबंधित चीज़ें हैं, उनके बारे में आपके पास पता होनी चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये यूरिनरी सिस्टम के बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, नर्वस सिस्टम के बारे में पता होनी चाहिए, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पता होनी चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पता होनी चाहिए, मस्कुलर सिस्टम के बारे में पता होनी चाहिए, एंड स्केलेटल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो इन डिटेल में इन सारे चीज़ों पर अगर आपकी पकड़ रहेगी, तो कोई भी समस्याओं को आप बहुत जल्दी में आप डायग्नोस कर पाएंगे एंड ट्रीटमेंट के प्रोसीड्यूर में आप आ सकते हैं, या फिर उस पेशेंट को आप अमुक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास आप ले आ सकते हैं। तो इसीलिए बेसिक जो पकड़ है, बेसिक जो कंसेप्ट है अबाउट ये फिजियोलॉजी, एनाटॉमी का, ये आपके पास अवश्य आनी चाहिए, अवश्य रहनी चाहिए, ताकि आप एक अच्छे कुशल जो है वह आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता के तौर पर गिने जाए। उसके बाद कुछ इसमें 5 सेंस ऑर्गन के भी हम, जैसे आई, नोज, ईयर, टोंग, स्किन के बारे में भी आपको जाननी चाहिए कि उसमें उससे रिलेटेड क्या डिजीज आ सकते हैं। इन सब में होता क्या है कि आपके पास जब इसकी जानकारी रहेंगे, तो फिर आप आगे फर्दर कोई तरह का डिसीजन आप ले सकते हैं किसी भी इमरजेंसी केयर में। ठीक है, अब आइए, जो हमारा जो दूसरा सिलेबस है वह है हमारा मैटरनल एंड चाइल्ड केयर। मैटरनल एंड चाइल्ड केयर में हम क्या करते हैं? तो मैटरनल चाइल्ड केयर में हम इन चीज़ों को 2 भागों में बांटते हैं। एक है कि कोई भी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, तो प्रेग्नेंट महिलाएं का जो डिलीवरी डेट है, तो उससे पूर्व की जो सिचुएशंस हैं कि वो मतलब गेटिंग प्रेगनेंसी, जिस दिन से गेटिंग प्रेगनेंसी हुआ, ठीक है, और उसके जो EDD है यानी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, ये चीज़ों को आप ध्यान में रखें। एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या होते हैं? तो LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जोड़ +/- 7 डेज, ये फॉर्मूला होता है, वो हमारा EDD निकलता है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। तो मतलब जो फर्स्ट टाइम टू गेटिंग प्रेगनेंसी
एंड लास्ट जो हमारा ईडीडी होगा तब तक का केयर करना आपकी जिम्मेदारी है। वो महिलाओं का, उस महिला का केयर करना वो आपकी जिम्मेदारी है। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीना का होता है, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर 6 मंथ्स का होता है, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर जो 9 मंथ्स के होते हैं। तो ये 3, 6 और 9 जो ट्राइमेस्टर है, इसमें होता क्या है कि इन चीज़ों का केयर आपके पास होना चाहिए। लाइक वाइज कि आप उसके यूरिन टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं, आप अल्ट्रासोनोग्राफी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको अल्ट्रासोनोग्राफी अनिवार्य है। उसके बाद कुछ यूरिन टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं। ब्लड टेस्ट में आप जो है HB टेस्ट करा सकते हैं, कुछ वीडियारल टेस्ट है वो आप कराएं जरूर। हस्बैंड का भी होता है वीडियारल टेस्ट, वो करवाएं। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी आपको हेमोग्लोबिन, कुछ प्रोटीन से संबंधित वो टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवाएं। ये 3-3 महीना का जो शेड्यूल है वो जरूर चीज़ें करें। अक्सर जो प्रोटीन की कमी हो जाती है, स्वेलिंग होने लगता है प्रेग्नेंट वुमेन को, इन चीज़ों को आप जब जानेंगे तो क्या होगा कि आप पे कोई नॉलेज रहेगा तब आप जान पाएंगे। तो इस तरह से जो मैटरनल केयर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आप तो रूरल एरियाज में काम करेंगे, डॉक्टर्स तो वहाँ पे जाते नहीं, तो आपको इस मामले में पकड़ होनी चाहिए। तो आपको जब इस चीज़ों पे पकड़ होगा तो आप निस्संदेह जो है इन चीज़ों से आप जान पाएंगे और लोगों को बेहतर हेल्थ सर्विस दे पाएंगे। उसके बाद आइए कि चाइल्ड केयर। अगर प्रेग्नेंट वुमेन बच्चे दे देते हैं तो फिर जैसे ही डिलीवरी हुआ फिर वहाँ से बच्चे का जो टीकाकरण तक की जो प्रक्रिया है, स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग कब होगा, क्या होंगे, वो उस अवस्था में भी माँ का केयर कैसे करना है, बच्चों का केयर कैसे है, बच्चे के इम्यूनाइजेशन से उसके पहला ब्रेस्ट फीडिंग से लेकर, तो यहाँ पे बच्चे और बच्चे की माँ दोनों का केयर बढ़ जाता है। तो ये दोनों मतलब 3 कहा जाए, एक गेटिंग प्रेगनेंसी टू LMP और दूसरा है डिलीवरी, और जो डिलीवरी का पीरियड है वो भी, और डिलीवरी के बाद का पीरियड। ये 3 जो चीज़ें हैं इसमें केयर कैसे कैसे किया जाए, इसकी पूरी की पूरी थ्योरी विथ प्रैक्टिकल जो है आपको सेकेंड सिलेबस में आपको मिलता है। उसका नाम है मैटरनल एंड चाइल्ड केयर। तो ये चीज़ें को आपको जानना पड़ेगा। और तीसरा जो है वो है हमारा, तीसरा चीज़ें जो है वो हमारा है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। तो प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि पहली दफ़ा तो हमको प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं किसी भी डिजीज़ के, उन चीज़ों को हमको जानना चाहिए कि भाई एक डिजीज़ क्यों हो रहा है, एक डिजीज़ क्यों हो रहा है, तो उसके काउजेज को जानने होंगे। जो जैसे वाटर बोर्न डिजीज़ है, सॉइल बोर्न डिजीज़ हैं, या कोई फूड बोर्न डिजीज़ हैं, मिल्क बोर्न डिजीज़ हैं, या लाइफ स्टाइल बोर्न डिजीज़ है, तो उन जो भी कारण रहा होगा तो पहले हमको उसको कारण को क्या करना है, दुरुस्त करना है। वहाँ से प्रिवेंटिव हो गया। अगर नहीं बस किसी कारण से कोई डिजीज हो गया फिर उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, फर्स्ट एड कैसे किया जाए, कोई इंजरी हो गया तो उस केसेस में कैसे किया जाए। तो हम लोग इस सिलेबस में क्या क्या है, जैसे कि हम लोग बात करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज का, जैसे कि इसके कैरियर कौन होंगे, वेक्टर्स, कुछ चिकन पॉक्स, इसका डायग्नोसिंग, उसका ट्रीटमेंट है, मीजल्स हैं, पोलियो है, डायरिया है, निमोनिया, रेबीज, फिर पैरासाइटिक डिजीज है लाइक डेंगू, मलेरिया, लेप्रोसी, TB, डिप्थेरिया, निमोनिया, STD, एड्स, एमीबियासिस, एस्केरेसिस, फिर कंटेक्ट टू कंटेक्ट वाले जो डिजीज हैं वो भी इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। तो इन सब डिजीज को जो खास तौर से इन्फेक्शियस हैं और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हैं, तो इन चीज़ों में आप अगर बेहतर चाहते हैं, बेहतर ये चीज़ों को नॉलेज में जाना चाहते हैं, तो आपको ये तीनों पर पकड़ बनाने ही पड़ेंगे। इस सिलेबस की पूरी जानकारी आपके पास अवश्य होनी चाहिए। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको जो भी ये तीनों सिलेबस की हम चर्चा कर रहे हैं, अगर आप CCH कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन से, NYS से, कहीं भी, तो आप ये तीनों पर बेहतरीन पकड़ बनाएं, क्योंकि ये तीनों पर पकड़ बनाना आपके लिए बेहद ही जरूरी चीज़ें हैं, ताकि आप फील्ड में जब आप काम करेंगे तो फिर आपको नॉलेज की वहाँ पे नॉलेज के साथ साथ स्किल मिले और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अप्लाई कर पाएँ, ताकि आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो कुल मिला के हमारा ये हमने जो सिलेबस था उस पर हमने डिस्कस किया। अब है जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, इस कोर्स में जो एडमिशन लेंगे स्टूडेंट्स,
कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो सबसे जो बड़ी चीज़ें होती है कि इस कोर्स को करने के बाद फिर रिजल्ट मिलने के बाद फिर क्या होगा उसका। तो मैं सीधे कहता हूँ कि आप जहाँ भी काम करेंगे, अगर पूरी तन मन धन से आप काम करेंगे तो आप ये मान के चलें कि आप 25, 30, 35, 40, 50,000 रुपया मंथ तक आप अर्न कर सकते हैं। आप अर्न नहीं, आप कहिए सेवा, आप जो है पारिश्रमिक ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप अर्ली स्टेज में ही कोई डिजीज को प्रिवेंट करते हैं, मैनेज कर देते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं फर्स्ट एड के माध्यम से, ठीक है, कोई नेचुरल वे से आप ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो फिर क्या होगा कि वो पेशेंट के पास नहीं जाएंगे और फिर वो जो कुछ अमाउंट आपके पास पारिश्रमिक के तौर पर देंगे वो आपको देंगे। तो आप जहाँ भी काम कर रहे हो, आपके नॉलेज, आपके स्किल, आपके बिहेवियर, आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपके डायग्नोसिंग, आपके ट्रीटमेंट के तरीकों पर यह निर्भर करेगा कि भाई आप कितने अर्न कर सकते हैं। तो ये चीज़ों पर आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आप अगले वीडियो में इंतजार करें। हम NOS के द्वारा संचालित सभी वोकेशनल पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन लाने वाले हैं। निश्चित तौर पे जो हमारा सेशन होने वाला है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। तो आप पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।